गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आगे बढ़ते हैं। कल हम पढ़ रहे थे जब कि परिपथ में क्या है, सिर्फ प्रत्यावर्ती परिपथ में सिर्फ इंडक्टेंस है, ये इस तरह से। तो हम पढ़े थे I बराबर V0 अपॉन ओमेगा L ये आएगा। अब ये ओमेगा L क्या है, ये जो है इसको कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं इसको, ओमेगा एल को। तो ओमेगा एल इज इक्वल टू हो जाएगा V0 अपॉन I, यानी कि एक हिसाब से प्रतिरोध होता है। तो प्रत्यावर्ती जो परिपथ है जिसमें इंडक्टेंस है, जिसमें कुंडली है, एल प्रेरकत्व लगा है, उसका जो प्रतिरोध होता है उसको क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे जब नया कोई दूसरा सर्किट है और उसमें जो है जब प्रत्यावर्ती परिपथ में सिर्फ धारा हो, प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या हो, सिर्फ धारा हो, परिपथ में धारा हो, सॉरी संधारित्र हो, संधारित्र कंडक्टेंस लगा हो, संधारित्र हो, तो किस तरह से होगा। प्रत्यावर्ती परिपथ को हम ऐसे बनाते हैं और इसमें सिर्फ इंडक्टेंस है, ये सॉरी कैपेसिटर है। पहले वाले परिपथ में सिर्फ इंडक्टेंस था, इसमें सिर्फ कंडेंसर है। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा T। तो ये हम जानते हैं जब परिपथ इसमें जो है धारा प्रवाहित होगी, धारा में इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें धारा की दिशा नहीं होती, क्योंकि धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है, इसलिए धारा की दिशा को प्रकट नहीं किया जाता है। तो हम जानते हैं V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा T, ठीक है। और V इक्वल टू Q अपॉन C, चूंकि इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है तो V इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C, या हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू VC। V की जगह लिख देंगे V0 साइन ओमेगा T, और Q बराबर हम जानते हैं, ये जो I होती है, जो धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें आवेश प्रवाह होता है, तो वो उसके कारण जो प्रवाहित धारा होती है वो क्या होती है, I बराबर होती है dQ बाई dt। तो d अपॉन dt ऑफ Q, और Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dy dt ऑफ C V0 साइन ओमेगा T। C V0 कॉमन बाहर आ जाएगा, अचर राशि है, dy dt ऑफ V0 सॉरी साइन ओमेगा T, साइन ओमेगा T, C V0 ओमेगा कॉस ओमेगा T आ जाएगा। ये जो बन गया C V0 ओमेगा कॉस ओमेगा T। तो I बराबर हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे, I बराबर हो जाएगा, इसको V0 अपॉन C ओमेगा लिख देंगे, V0 अपॉन 1 अपॉन C ओमेगा लिख देंगे, 1 अपॉन ओमेगा C लिख सकते हैं कॉस ओमेगा T, या V0 अपॉन इसको जो है 1 अपॉन ओमेगा C को XC से प्रकट करते हैं, इसको ये कहलाता है धारितीय प्रतिघात। अभी बताता हूँ मैं इसको। और कॉस ओमेगा T को हम लिख सकते हैं साइन के टर्म में, साइन ओमेगा T प्लस पाई बाई 2, साइन ओमेगा T कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 का मान 0 हो जाएगा, ये तो शून्य हो जाएगी। कॉस ओमेगा T इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, तो कॉस ओमेगा T बच जाएगा। तो ये जो XC है ये क्या कहलाता है, धारितीय प्रतिघात। तो यहाँ पर हमने, अब देखिए यहाँ पर हमने, या हम इसको कह सकते हैं I बराबर V0 अपॉन XC साइन, उसी टर्म में आ गया, उसी टर्म में आ गया, ओमेगा T प्लस पाई बाई 2, ओमेगा T प्लस पाई बाई 2। ये जो इसकी धारा होगी, इसमें जो धारा प्रवाहित होगी इस प्रत्यावर्ती परिपथ में, उसका सूत्र आ गया। तो XC इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन ओमेगा C, और ये क्या कहलाता है, धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात कहलाता है।
प्रतिघात, यानी कि प्रत्यावर्ती परिपथ, जब परिपथ में जो है कि सिर्फ कंडेंसर लगा हो, सिर्फ ढांचा लगी हो, उसका प्रतिरोध भी हम इसको कह सकते हैं। हालांकि प्रतिरोध बोलना नहीं चाहिए, लेकिन विरोध है मतलब, तो इसको जो है धारितीय प्रतिघात कहते हैं। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से ये काम करेगा। साइन जो है आई जो है v इक्वल टू क्या था, v इक्वल टू था v0 साइन ओमेगा टी, और I बराबर क्या हो गया, I0 साइन या I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको हमने क्या लिखा है, I0 किसको लिखा है, I0 हमने लिखा है किसको, V0 अपॉन XC को। तो ये तो I0 बराबर जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये जो इसकी धारा थी, इसमें जो धारा बहने वाली थी उसको हम I0, तो ये यानी कि 90 डिग्री फेज आगे है। अगर हम इसको ग्राफ के अनुसार से देखेंगे तो V, अगर हम V को ऐसे देख लेते हैं, ये V है, और I को अगर हम देखना चाहते हैं तो I 90 डिग्री फेज आगे है, 90 डिग्री फेज आगे है। इसको हम ऐसे प्रकट करेंगे, ये I हो गया और ये V हो गया। इसको अब हम डॉट की जगह जो है ये ठीक, और ये V हो गया। अब ये इस तरह से, तो 90 डिग्री फेज, जब I जो है अधिकतम पर है तब V 0 पर है, जब I 0 हो गया तब V अधिकतम पर है, जब I ऋणात्मक अधिकतम पर है तब V शून्य पर है, I शून्य हो गया, V ऋणात्मक शून्य पर है। ये इसका ग्राफ होगा। इस तरह से इसको हम कह सकते हैं, एंगल के अनुसार भी कह सकते हैं और T के अनुसार भी कह सकते हैं, और ये V और I ग्राफ। ठीक, अगर हम वेक्टर आरेख इसका देखेंगे तो ये दिशा अगर हम I की मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जो VL होता है, तो सॉरी VC जो होता है वो I से, यानी कि अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, I आगे है, तो यानी कि VC क्या है, पीछे है। VC क्या है, 90 डिग्री फेज पीछे है। यदि हम x के टर्म में ले लेते हैं, x के टर्म में अगर हम I ऐसे दिखाएंगे, इसमें I ऐसा है, तो इससे 90 डिग्री बनाने वाला ये V है, ये 90 डिग्री का कोण होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसी। लेकिन अगर हम I के सापेक्ष सीधे सीधे देखें तो यहाँ पर VC हम सीधे कहेंगे कि ये 90 डिग्री फेज पीछे है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में जो है प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध दोनों हो, ये हम प्रत्यावर्ती परिपथ को हम प्रकट करेंगे, ये इंडक्टेंस हो गया, और ये प्रतिरोध को हम प्रकट करेंगे, ये इस तरह से है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये L इंडक्टेंस हो गया और ये R प्रतिरोध हो गया। तो देखिए इसके कारण पहले हम ग्राफिकल ही देख लेते हैं कि ग्राफिकल कैसे जाएगा। अभी हमने वेक्टर आरेख हमने इसका देखा। अगर हम जानते हैं कि जब परिपथ में सिर्फ L होता है, या पहले हम R की कल्पना करते हैं, सिर्फ R होता है, तो I की दिशा एंड VR की दिशा एक ही होती है। लेकिन जब परिपथ में जो है L होता है, इंडक्टेंस होता है, प्रेरकत्व होता है, तो उस समय VL जो होती है वो 90 डिग्री फेज आगे होती है, इससे I से। तो ये इस तरह से होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि VR की दिशा ये है और VL की दिशा ये है, यानी कि जो परिणामी वोल्टेज है वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा, इन दोनों का परिणामी होगा कहीं ये। और चूंकि VR की दिशा ही I की दिशा होती है, VR की दिशा ही I की दिशा होती है, इसलिए ये I से परिणामी ये V, ये जो परिणामी V है ये क्या होगा, ये 5 फेज आगे होगा I से। यहाँ पर सीधा सीधा क्लियर। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से V स्क्वायर या V इज इक्वल टू अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। हम जानते हैं VL बराबर I की टर्म में I स्क्वायर XL स्क्वायर,
प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर, आई कॉमन आ जाएगा बाहर दोनों, तो आई बाहर रह जाएगी, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वी इक्वल टू वी अपॉन आई, वी अपॉन आई इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जेड, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। इसको क्या कहते हैं? प्रतिबाधा, इम्पीडेंस कहते हैं ये। तो जेड इम्पीडेंस कितना हो गया इसमें? अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि जिस प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व हो और प्रतिरोध हो, उसका जो विरोध होगा, धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होगा, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड से प्रकट करते हैं और इसका मान होगा एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ग्राफ से अगर हम इसको देखना चाहें, आई से आई को लाइट इससे दिखाते हैं। आई अगर ये है, इससे कितना आगे बताया? 5 इंच, थोड़ा सा आगे, पूरा 90 डिग्री नहीं, ये है। कौन आगे है? वीएल आगे। ये वी हो गया और ये आई हो गया, आई, ये वी हो गया। ये ग्राफ शो करेगा। अब 5 कैसे निकालेंगे? 10 5 कितना आ गया? 5 तो हमने कह दिया 5 बराबर क्या हो गया? 10 5 हम इसको कह सकते हैं। 10 5 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, और लंब कितना हो जाएगा? VL, VL अपॉन VR, VL अपॉन VR, और VL कितना है? IXL, और VR कितना है? IR। तो ये XL अपॉन R हो जाएगा। कितना फेज होगा? 5। या 5 निकालना है तो 5 बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स XL अपॉन